पिछले पार्ट में मैडम लेन शाम के वक्त सच बताने दरबार गई थी। फिर दरबार में जो भी हुआ उसके 5 मिनट बाद चिंगेंजुन मैडम लेन के रूम में पहुंचा था। वहाँ मैंने उस सुबह बोल दी थी, सॉरी वह सुबह नहीं शाम होगा। उस शाम चिंगेंजुन को अपना गलती एहसास हुआ। वो शाम से लेकर सुबह तक बिना खाए पिए अकेला बैठा रहा। आखिर वो इतना गलत कब हो गया उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने प्यार को किसी और कबीला में मर्दों के पास भेजने की बात कर रहा था, यूशी के साथ मिलकर। उसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। वो इतना बदल गया है, इतना कुछ सोच सकता है। सब कुछ सोचने के बाद उसे समझ आया वो कितना गलत और गिरा हुआ व्यक्ति है। शुरू से लेकर अभी तक गलती उसी का था और वो अपना गलती एहसास करने के बजाय हर बार लियांगहुआ को दोष देता रहा। लियांगहुआ उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे जांगफू की काबिल है। वांगजी और कुछ दिन पहले पैदा हुई नन्ही जान भी बेहतर पिता की काबिल है। अच्छा हुआ वांगजी उसके नक्शे कदम पे नहीं चला। अब उसने ज़्यादा वक्त वाइफ और नन्ही सी जान के साथ बिताना शुरू किया। क्या लगता है इतना बड़ा गलती करके वो सब कुछ इतने आसानी से ठीक कर लेगा? एक सुबह जब मैडम लेन नन्ही सी जान को दूध पिला रही थी तब यूशी दरवाजे पे पहुंच गई। बिस्तर पे चिंगेंजुन बैठा है और उसके सहारे मैडम लेन बैठकर दूध पिला रही है। जैसे ही यूशी ने आवाज़ लगाई चिंगेंजुन ने हाथ उठा लिया, जिस वजह से नन्ही सी जान को दूध पीते हुए यूशी नहीं देख पाई क्योंकि हानफू की हाथ बड़े होते हैं। मैडम लेन ने भी गर्दन झुका ली। आने से पहले दस्तक देना चाहिए। मैंने जरूरी नहीं समझी। नहाने के लिए पानी तैयार है, यही बताने आई हूँ। वो थोड़ी और करीब हो गई लेकिन चिंगेंजुन ने अब पूरी तरह कवर कर लिया। क्या कर रही हो? मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ। इन दोनों के बीच मैडम लेन असहज महसूस करने लगी है। दूध पिला रही है, दिख नहीं रही? छोटे बच्चों को दूध पीते हुए दूसरे व्यक्ति नहीं देख सकते। मैं तो सिर्फ बच्चे को देखना चाहती थी। वैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको भी यहाँ नहीं होना चाहिए। दूध पिला रही है, आपको दिख नहीं रहा? जुबान पे लगाम दो या लगा दूं? माफ कीजिए। पत्नी है मेरा, मैं यहाँ रह सकता हूँ, निकलो। यूशी निकल गई और मैडम लेन ने हस्बैंड के हाथ को धीरे दूर कर दिया। अब वो मासूम नन्ही सी जान को पीती हुई देख पा रही है। दूसरी तरफ अपने घर के पीछे मौजूद खेत को साफ करते करते अचानक वांगजी को माँ की ख्याल आया और वो काम छोड़कर महीना गिनने लगा। बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं इस बारे में वो श्योर नहीं है, इसलिए वो तुरंत काइमिंग के पास पहुंचा। काइमिंग अपने खेत में काम कर रही है। वांगजी, क्या तुमने कहा नहीं था आज तुम अपने घर में मौजूद सब्जियों का देखभाल करोगे? जी आई, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। वो आई, बच्चे पैदा होने में कितना महीना लगता है? सवाल सुनते ही हाथ रोककर काइमिंग ने नज़र वांगजी पे किया। क्या बात है वांगजी, अचानक ऐसा सवाल क्यों? कुछ गड़बड़ किया है क्या तुमने? नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। आमतौर पे 9 महीना लगते हैं लेकिन कभी कभी 7 महीने में भी हो जाते हैं। बहुत कम ही होते हैं लेकिन होते हैं। घर वापस जाकर वांगजी ने फिर महीना हिसाब किया और अब वो श्योर हो गया कि उसका भाई या बहन इस दुनिया में आ चुका है। उस शाम काम के बाद एक कोने में बैठकर वो माँ के बारे में ही सोचने में लगा हुआ था। जंपू, ये जंपू के लिए। ये कहते हुए नन्हे जान ने हाथ की मुट्ठी बनाकर हस्बैंड के सीने पे रखा। ये क्या है? मेरा दिल है। गुज्जी ने कहा हम सबका दिल हमारे हाथ के मुट्ठी के बराबर होता है। ये जंपू के लिए, मेरा दिल अब से जंपू का। सीने पे मौजूद विंग के नन्हे हाथ से बनी मुट्ठी को लेकर वांगजी देखने लगा, फिर किस किया। बहुत प्यारा है बाहुबे। इस महीने विद्यालय में क्या ले जाना पसंद करोगे? नहीं पता जंपू। इस बार कुछ नया देंगे। चलो हम बांस लाने चलते हैं। मैं चटकर नहीं दूंगा। हाँ चलो, गोद में ले जाऊंगा। कुछ दिन बाद नन्हे विंग ने जीरू के सामने एक बड़ा सा टोकरी रख दिया। ये उसी बम्बू से बनाया गया है जिसे कुछ दिन पहले वंशन लेने गया था। ये क्या है तुझी? टोकली। टोकली? टोकली नहीं, टोकरी। टोकली।
जांगपू नहीं बनया, अगली बार जांगपू अच्छा सब्जी डागा, मक्का, केला, शलगम, बड़े बड़े मिर्ची, टमाटर और कद्दू भी। जाने वाले ना गाँव वाले बहुत दूर, इसलिए जांगपू बहुत बना रहे। ज्यादातर बातें जीरू के समझ से ऊपर होकर गुजर गया। इसका जांगफू इसके बातों को कैसे समझ लेता है? दरअसल नन्हे विंग ने कहा, अगली बार जांगफू अच्छे सब्जी देगा, मक्का, खीरा, सलगम, बड़े बड़े मिर्ची, टमाटर और कद्दू भी। जाने वाले हैं ना गांव वाले बहुत दूर, इसलिए जांगफू बहुत कुछ बना रहा है। बोंग ने पहले ही कहा था, साल में 1 या 2 बार वो लोग बाहरी शहरों में चीज़ें बेचने जाया करता है। उससे पहले लोग बहुत कुछ बनाता है, खेत से फसल इकट्ठा करते हैं और बड़े लोग जाकर बेच आते हैं। वांगजी बम्बू से बनी चीज़ें बना रहा है, जिसे वो बोंग के हाथ में बेचने देगा और जो रकम मिलेगा उससे कुछ कपड़े जैसे चादर और तकिया खरीद लाने कहेगा। बहुत मेहनत से उसने बम्बू से बनी चीज़ें बनाना सीखा है, क्योंकि बम्बू बहुत धार होता है और वांगजी पहली बार बना रहा है, इसलिए उसके हाथ में कई सारे कटने की निशान मौजूद है। ठीक है, फिर ये टोकरी यही रख दो, तुम जाकर बैठ जाओ। गुरुजी ने टोकरी को ना नहीं किया, इसलिए नन्हे जान खुश हो गया। जीरू नन्हे विंग के दांतों को देखकर समझ गया कि जब भी वो बिना किसी शिकायत के दिया गया चीज़ें स्वीकार कर लेता है, तब नन्हे विंग खुश हो जाता है। वो भी मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ चिंगहेंजुन नहाकर आया है और मैडम लैन बाल सुखा दे रही है, लेकिन चिंगहेंजुन बैठा नहीं है। पेट के बल लेटकर वाइफ की पेट को तकिया बना रखा है, साथ ही चारों ओर पकड़ भी रखा है। मैडम लैन को महसूस हो रही है कि चिंगहेंजुन उसकी पेट पे चूम रहा है। पल पल में ही रंग बदलना चिंगहेंजुन के लिए कितना आसान है। एक पल में ही इतना सारा प्यार उभर आता है और दूसरे पल ही सब खत्म। सुखाने के बाद मैडम लैन कंघी करने लगी। कुछ देर बाद नन्ही जान रोने लगी और मैडम लैन ने गोद में ले ली। चिंगहेंजुन मैडम लैन के पीछे बैठ गया ताकि लियांग हुआ उसके सहारे आराम कर सके। नन्ही जान पी रही है। मैडम लैन चिंगहेंजुन के सहारे खामोश बैठी है, नज़र एक ही जगह पे टिकी हुई है और चिंगहेंजुन वाइफ के एक हाथ को लेकर चूम रहा है। चिंगहेंजुन ने गौर किया, मैडम लैन खामोश है, लग रहा है थक गई होगी या तो कुछ सोच रही होगी। उसने धीरे चेहरा अपने तरफ किया। थक गई हो? नहीं, ठीक हूँ। वांगजी को याद कर रही हो? नहीं, मुझे यकीन है वो जहाँ भी है खुश है। चिंगहेंजुन धीरे धीरे करीब होने लगा और मैडम लैन ने आंखें बंद कर ली, यानी वो इजाज़त दे रही है। नन्ही जान के सो जाने के बाद पालना में सुलाया गया और दोनों ने यात्रा करके ख़त्म किया। फिर रात के वक्त जब मैडम लैन हस्बैंड के बालों से पीन निकाल रही थी, तब दस्तक हुआ और मैडम लैन ने दरवाज़ा खोली। बाहर यूशी मौजूद है और उसने चिंगहेंजुन को देखी नहीं है। क्या हुआ? अपनी जगह भूल गई? मैंने कही थी ना, अगर वो तुम्हारे पास आते रहे तो कुछ ऐसा करना कि वो मेरे पास रहने लगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? वो सिर्फ एक रखेल के रूप में तुम्हारी इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना उनसे। उम्मीद नहीं रख रही, मैं भी बस एक रखेल होने की काम कर रही हूँ। अगर वो मेरे पास आकर वक्त बिताना चाहे तो मैं मना नहीं कर सकती। उनका सेवा करना मेरे कर्तव्य है। मैं माफ़ी चाहती हूँ महोदया, लेकिन रखेल होने की जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। जब मैं महोदया हुआ करती थी तब मैंने कभी किसी भी रखेल से ये कहने की हिम्मत नहीं की, काश मैं भी आपकी तरह बरबोली होती। जब मैं आपकी जगह पे थी तब मैंने उनको किसी के पास जाने से नहीं रोकी, आपके पास जाने से भी नहीं रोकी। भूलो मत, वो मुझसे प्यार करते हैं। अब चिंगहेंजुन नज़रों के सामने निकल आया और यूशी दंग रह गई। आप यहाँ कब आए आप? प्यार मैं सिर्फ लियांगहुआ से करता हूँ। दोबारा अपनी चाल चलने की सोचना मत। धमकाना छोड़ो। तुम लियांगहुआ से तुम कहकर बात नहीं कर सकती। भले ही लियांगहुआ ने तुम्हें अपनी जगह दी, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल उसी का तैयारी चल रहा है। हम तीसरा बच्चा पैदा करने की मनोदशा में है। फिर तुम रानी के पद से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारे अंदर तमीज़ की कमी है। शायद मेरा दिल अपाहिज था जो तुम पसंद आए। तुम्हारे अंदर मुझे पाने की लालच थी
या रानी की पद को हासिल करने की? ऐसा कुछ नहीं है जांगफू। जाओ, एक दासी तुम्हारी ख्याल रखेगी। दोबारा इस दरवाजे के आसपास मत आना। यूशी गूंगी बन गई। उसे डर है कहीं चिंगहंगजुन को उसकी असली चेहरा दिख तो नहीं गया। चिंगहंगजुन वाइफ को चूमने लगा। यूशी देखती रही, वहाँ से हिली तक नहीं। इससे पता चलता है वो यूशी कितनी ढीठ है। चिंगहंगजुन ने उसकी मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। फिर खुद को रखेल मानकर मेरा सेवा कर रही हो? जो हूँ मुझे दुख नहीं होती अब। हमारे बीच आज जो हुआ था, मैंने गौर किया, तुम पहले की तरह आनंद नहीं ले रही थी। लियांगहुआ, मुझे स्वीकार करना मुश्किल हो रही है ना? कोई मुश्किल नहीं हो रही, मैंने आनंद लिया। क्योंकि मैं सबके साथ शारीरिक होता था, इसलिए तुम अब मुझे उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से पहले देखा करती थी। शायद अब मैं तुम्हें गंदा लगने लगा हूँ। आप जो सोचना चाहे सोच सकते हैं। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ती ना? तुमने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है ना? यूशी की कहने पे तुमने क्या क्या किया? मैं भूल चुकी हूँ उन बातों को। महोदया मुझसे ज़्यादा आपको पाने की इच्छा रखती है। आपको उनके साथ ही होना चाहिए। मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। आपको जिंशी लौटना चाहिए अब। आपने मुझे और मेरी बेटी को अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिंगहंगजुन ने और कुछ नहीं कहा। वो जाकर चुपचाप सोने लेट गया। लियांगहुआ ने जाने कही तो क्या हुआ, चिंगहंगजुन नहीं जाएगा। मैडम लेन कुछ देर यहाँ वहाँ से चीज़ें उठाकर जगह पे रखने लगी, फिर सोने लेट गई। चिंगहंगजुन ने सीधा चेहरा वाइफ की गले पे छुपाया, फिर 10 मिनट बाद पेट को तकिया बना लिया। मैडम लेन खामोश है। उसे समझ नहीं आती आखिर ये मर्द ऐसा क्यों है। फिर 10 मिनट बाद पेट से बाहों में चला गया। छत पे मौजूद नज़र मैडम लेन ने धीरे हस्बैंड के चेहरे पे किया। चिंगहंगजुन का आंखें बंद है। इस चेहरे को देखने के बाद प्यार तो आती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ती है अब। चेहरे पे मासूमियत है, लेकिन अंदर से कुछ और ही है। अब मैडम लेन सिर पे हाथ फेराने लगी और चिंगहंगजुन ने थोड़ा मुस्कुराया। फिर 2 दिन बाद सुबह सुबह मैडम लेन खिड़की के पास बैठकर बहुत कुछ सोच रही है। चिंगहंगजुन ने बेटी का नाम इंगहुआ रखा। इंगहुआ का मतलब है चेरी ब्लॉसम। भले ही अब चिंगहंगजुन देखभाल कर रहा है, उस पे और नन्ही सी जान पे ध्यान दे रहा है, लेकिन मैडम लेन के लिए सब कुछ बदल गया है। वो उन दुख दर्दों को अब भूल नहीं सकती। भले ही अब वो सारे दुख दर्द उसके अंदर नहीं रही, लेकिन वो भूल नहीं सकती। उसे पता है उसकी इज्जत नीलामी हो चुकी है। जिस तरह की ज़िंदगी सोचकर उसने चिंगहंगजुन से शादी की थी, उस तरह कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक चिंगहंगजुन उसे किसी और कबीला में गैर मर्दों के पास सेवा करने भेजना चाहता था। पता नहीं यूशी के साथ मिलकर चिंगहंगजुन ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। चिंगहंगजुन का ना ही प्यार में कोई फुल स्टॉप है और ना ही गुस्से में। प्यार भी बहुत करता है और गुस्सा भी। मैडम लेन अपनी नन्ही सी जान की परवरिश किसी ऐसे जगह में नहीं करना चाहती जहाँ रखेल रखी जाती है, जहाँ उसकी इज्जत की नीलामी किया जाता है। जो पति गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है, ऐसे व्यक्ति के साथ अब वो नहीं रहना चाहती। अंदर मौजूद सारे भावनाएं खत्म हो चुकी है। अब वो पूरी तरह खोखली शरीर बन चुकी है। चिंगहंगजुन आज प्यार कर रहा है, लेकिन क्या पता आने वाले कल को वो फिर से अपना पुराना रूप दिखाने लग जाए। इस मर्द का कोई भरोसा नहीं। बरी होने के बाद नन्ही जान को पिता के कांड कर्म के बारे में पता चल ही जाएगी। मैडम लेन नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। अभी तक 4 लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता कि इंगहुआ लड़की है। नन्ही जान की नाम के बारे में भी किसी को नहीं पता। सबको लग रहा है इंगहुआ लड़का है और बड़े होकर एक दास बन के जिंदगी गुजारेगा। हालांकि ऐसा किरण कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब तो मैडम लेन की रूम ही चिंगहंगजुन के लिए जिंशी बन गया है। जितना भी फ्री वक्त होता है, चिंगहंगजुन लियांगहुआ के साथ रहा करता है। काम होता है तो काम करके जैसे ही फुर्सत मिला सीधा लियांगहुआ और नन्ही बेटी के पास पहुंचता है। इतने बड़े कबीला में अब चिंगहंगजुन के लिए रोशनी से भरी जगह लियांगहुआ की रूम है। बेटा यानी जो असल में बेटी है, उसके प्रति चिंगहंगजुन का प्यार दिखता है, तो फिर भविष्य में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा दास बने। अब जब चिंगहंगजुन मैडम लेन के साथ रहने लगा है, तो ईमी और बाकी रखेलों को भी कोई परेशानी नहीं रही। उनका बस ये था कि यूशी यहाँ राज नहीं कर सकती। अगर चिंगहंगजुन यूशी का है तो हम सबका भी होना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
चिंगहेंजुन सिर्फ महोदया लियांगहुआ की है। नन्ही जान के बारे में सबके सामने झूठ तो बड़े ही आसानी से बोल दिया गया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इंगहुआ के शरीर के विकास से ही पता चल जाएगा कि इंगहुआ लड़की है, लड़का नहीं। आखिर ये नन्ही सी जान अपनी पहचान छुपाकर क्यों जिए? लेकिन अगर सबको पता चल गया इंगहुआ लड़की है तो सभी के गंदे नज़र उस पे ही होगा। भले ही चिंगहेंजुन जितना भी कह ले मेरी बेटी है, लेकिन पीठ पीछे लोग यही कहेंगे कि रखेल की बेटी है, हमारे सेवा के लिए ही पैदा हुई है। मैं तुम्हें बेहतर ज़िंदगी दूंगी। तुम्हें कभी पिता के बारे में कुछ पता नहीं चलेगी। कभी ये पता चलने नहीं दूंगी कि वो रखेल रखते थे या उन्होंने मेरे साथ गलत किया। तुम बेहतर ज़िंदगी जियोगी। कुछ देर बाद उसे गले पे होठ महसूस हुआ। पीछे से कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर चिंगहेंजुन ने वाइफ की गाल पे भी चूमा। नाश्ता किया तुमने? अभी तक नहीं, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। नन्ही जान को पिता के गोद में देकर मैडम लेन नाश्ता लाने चली गई। चिंगहेंजुन बिस्तर पे बैठकर नन्ही बेटी की नन्हे नन्हे उंगलियों को देखने लगा, फिर चूमा। एक बेटी का पिता होकर अब उसे समझ आ रहा है कि स्त्री क्या होती है, उसका सम्मान क्या होती है। उसने कभी एक स्त्री को नहीं समझा। जन्म से लेकर शादी तक उसके ज़िंदगी में स्त्री के नाम पे सिर्फ उसकी माँ थी, फिर माँ गुजर गई। शायद वजह यही था कि उसे स्त्री बस खूबसूरत खिलौना लगता था, जिसके साथ वो जब चाहे तब खेल सकता है। उसके हिसाब से प्यार तो वो सबको दे रहा है, फिर परेशानी किसी को भी नहीं होगी। लेकिन नन्ही सी बेटी की मासूम चेहरा देखने के बाद उसके अंदर स्त्री को लेकर सोच बढ़ और बदल गया है। अब वो किसी को रखेल के तरह इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच रहा। वाइफ को वापस महोदया बनाने के बारे में उसने सोच लिया है। बस 2-3 साल इंतजार करना होगा। फिर नाश्ता खिलाने के बाद मैडम लेन ने हस्बैंड को तैयार होने में मदद की, क्योंकि किसिमी को दक्षिण में सौंपा जाने वाला है, इसलिए जुमिंग गांव में कुछ रस्म पूरा किया जाएगा। जब भी ऐसा होता है तब 5 कुल प्रमुखों को इकट्ठा होना पड़ता है। साथ ही बाहरी महिलाओं को छोड़कर गांव के महिलाएं भी इकट्ठा होती है। कुछ दिनों के लिए चिंगहेंजुन वही जाने वाला है। बाल बनाने के बाद हस्बैंड के फॉरहेड पे चूमकर मैडम लेन जी भर के देखने लगी। मैं 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। आप ख्याल रखना अपना। वो बात तो कर रही है, लेकिन अभी भी नज़र हस्बैंड के चेहरे को ही निहार रही है, जैसे ये आखिरी वक्त है। लियांगहुआ, कुछ अजीब एहसास होने लगा है। इस तरह मत निहारो। अब मैडम लेन हस्बैंड के बढ़ाए हाथ को लेकर अपने गाल पे सहलाने और चूमने लगी। सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद की और हमारी बेटी की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। आपको मुझ पे यकीन करना होगा। मैं अच्छी परवरिश दूंगी जांगफू। चिंगहेंजुन को अचानक बुरा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे लियांगहुआ पूरी जिंदगी की बात कर रही है, जबकि वो तो 2-3 दिन में ही वापस आ जाएगा। लियांगहुआ उसके हाथ को चूम और गले लगा रही है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैडम लेन हस्बैंड के प्यार को महसूस करने की कोशिश में है। हस्बैंड के खुशबू को हमेशा के लिए खुद के शरीर में लेने की कोशिश में है। चिंगहेंजुन खड़ा होकर होठ पे चूमने लगा। यह लंबा चला। मन घबरा रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। सहज महसूस करवाने के लिए मैडम लेन हस्बैंड के चेहरे को प्यार से सहलाने लगी। इंगहुआ की आने के बाद आप पहली बार बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। अब आपको जाना चाहिए। अभी निकले तो आराम से जा पाएंगे, वरना देर हो जाएगा और जल्दबाजी में जाना पड़ेगा। लियांगहुआ, मैंने आपको तैयार कर दी है। अब हम कपड़े नहीं उतार सकते। आपको जाना होगा जांगफू। चिंगहेंजुन ने नन्ही बेटी को पालना में रखा और ऊपरी कपड़े उतारने लगा। नहीं रुकिए, मत उतारिए, आपको देर हो जाएगा। अगर मुझे पहुंचने में देर हो भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैडम लेन ने कुछ नहीं कही। उसने वो किया जो हस्बैंड चाहता है। आज चिंगहेंजुन को पहले के तरह ही महसूस हुआ। पहले जिस तरह लियांगहुआ उसे महसूस, एहसास और स्वीकार करती थी, बिल्कुल वैसा ही आज का माहौल था। दूसरी तरफ नन्हे विंग खेत के किनारे बैठकर हाथ पैर मारते हुए रो रहा है और वांगजी मनाने की कोशिश में लगा है। दरअसल कुछ दिनों से दाइलू भी मदद करने आ रही है। वो वांगजी के साथ ही काम किया करती है। भले ही नन्हे विंग उम्र में छोटा है, लेकिन प्यार को तो वो भी पहचानता है। वो नहीं चाहता उसका जांगफू किसी और पे ज़्यादा ध्यान दे, किसी और से ज़्यादा करीब रहे या मदद करे। कुछ दिन पहले दाइलू ने अकेले में नन्हे विंग से कही थी,
मैं तुम्हारे जांगफू के साथ काम कर रही हूँ, तुम तो छोटा हो, अब से वो मेरी। उस दिन से ही नन्हे विंग का नज़र वांगजी और दाइलू पे रहने लगा और आज जैसे ही विद्यालय से आकर खाना खाने के बाद जांगफू के इंतजार में वो खेत के पास मौजूद बड़े पेड़ के नीचे खेलने पहुंचा। देखा वांगजी और दाइलू काम कर रहे हैं। ज़्यादा ध्यान ना देकर नन्हे विंग खेलने में लगा रहा। घंटों बाद उसे दाइलू की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। नज़र घुमाया तो देखा दाइलू वांगजी के गोद में है, क्योंकि उसने खेत में जोक यानी लीच देख ली है और अब डर के मारे थर थर काँप रही है। उम्मीद है आज का पार्ट पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।